नमस्कार। राइट टू एजुकेशन एक्ट या शिक्षा के अधिकार एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। अब क्लास 5वीं और 8वीं में स्टूडेंट्स को एग्जाम्स देने पड़ेंगे और अगर वो फेल हो गए तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे उस साल एटलीस्ट। सरकार के मुताबिक ऐसा 25 राज्यों की मांग के बाद ही ये बदलाव लाया गया है, क्योंकि राज्य सरकारों का कहना था कि इससे एलिमेंट्री लेवल पर दी जाने वाली शिक्षा पर असर हो रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने के पीछे मकसद था कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। पर अब नो फेल पॉलिसी को खत्म करके क्या सरकार ने इस आरटीई के उद्देश्य के साथ समझौता किया है, ये एक आज बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि अगर बच्चे 8वीं तक एग्जाम ही नहीं देंगे तो कैसी उनकी फ्यूचर की तैयारी रहेगी। जब वो 9वीं क्लास 10वीं क्लास में जाएंगे, आगे चल के क्या उनको बहुत कठिनाई होगी, क्या क्वालिटी रहेगी उनकी एजुकेशन की, क्या इसमें फर्क नहीं पड़ता? क्या ये कदम सही है या नहीं, ये सारे सवाल हम अपने एक्सपर्ट पैनल के सामने रखेंगे। पर पहले ये रिपोर्ट्स। अब स्कूलों के पास स्टूडेंट्स को फेल करने की छूट है। क्लास 8 तक बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करते रहने का नियम अब खत्म हो गया। संसद में शिक्षा के अधिकार एक्ट में अहम संशोधन करते हुए सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी। Prakash Javadekar to move that the bill as amended be passed. The bill as amended be passed. The bill as amended is passed. अब क्लास 5 या क्लास 8 में होने वाले एग्जाम्स में फेल होने पर छात्रों को फिर से एग्जाम्स देने होंगे और फेल होने पर उन्हें क्लास रिपीट भी करनी पड़ सकती है। 5वीं और 8वीं में परीक्षा लेने का बिल जो पास हुआ है वो देश में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो दिखता है वो ऐसा है कि 6ठी का छात्र 3री का पाठ नहीं पढ़ सकता, 7वीं का छात्र 4थी का गणित नहीं कर सकता। अगर इस तरह से स्थिति है शिक्षा की, और 9वीं में 20% ड्रॉप आउट और 10वीं में और 20% ड्रॉप आउट होता है, तो ये समाप्त करने के लिए 5वीं और 8वीं में परीक्षा होगी और यह अधिकार हमने राज्यों को दिया है। 25 राज्य ये करना चाहते हैं और 4 राज्य अभी नहीं करना चाहते, तो ये राज्यों को छूट दी है। पर राज्यसभा में लेफ्ट पार्टियों ने संशोधन को आरटीई पर एक कदम पीछे लेना बताया। I rise to oppose this bill. I do not agree with the understanding of the government on this issue. Sir, what is this amendment? This amendment is for detention of children, thereby increasing the dropouts of our children. In fact, education is not a privilege, it is a right. स्टूडेंट्स के माता पिता और शिक्षाविद भी इस फैसले से असहमत हैं। Scrapping no detention policy is not going to serve the purpose. By bringing in such policy, government is going to put more pressure on the child. The government should instead provide right resources for a child to learn, should invest in teaching material, learning material, and teacher training. They should also invest in teacher training. Even during our time, there was a detention policy, but the quality of education was excellent, even at all the levels. The teachers' quality was superb. But nowadays that has been degraded. The quality of education has degraded, and children as well as parents are facing a lot of problems, a lot of issues in handling their children. Keeping it optional and not mandatory, it is all humbug. Because basically the act is not in operation at all in any of the Indian states. Because from 29 Indian states, we filed petitions to the Supreme Court to make them compulsory to operate. But none of the 29 states has so far operated upon that. Under such circumstances, making amendments into the body of right to education appears to be very flimsy. तो सवाल उठता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना क्या सही कदम है? नेशन नाउ पे हमारे साथ जुड़ रही हैं अविशा कुलकर्णी, जो एक पेरेंट हैं, दिशा नवानी, प्रोफेसर एंड डीन,
स्कूल ऑफ एजुकेशन इन टिस, एंड दीपिका शर्मा जो प्रिंसिपल हैं DPS गाजियाबाद की। मैं सबसे पहले दीपिका शर्मा से ये सवाल पूछूंगी कि दीपिका, आपका क्या कहना है, ये जो सरकार ने कदम उठाया है क्या ये सही है? क्या इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी या उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? I definitely feel that this policy is not a good idea at all, because education is not at all just teaching, learning and evaluation. It is much more. It is beyond the books and beyond the boundaries. ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो स्ट्रेस के बारे में हम बात करते हैं for class 10th and for class 12th, वो स्ट्रेस आप 5th क्लास के बच्चे को दे रहे हैं, and you are limiting the child to the books. Learning is beyond the books. You know, yes, basic concepts fine, but then, you know, rest of the world is going, I mean, the children are de-stressed and they're still doing well, and we as a country are limiting our children only to books and evaluation system. I don't think it's a good idea at all. And here we have children who have so many psychological problems, and we are trying to de-stress them. We are trying to do a lot more in private schools, but I don't think this is a good idea at all. No. Okay. I don't agree with it. दिशा नवानी, क्या आप अग्री करती हैं दीपिका के साथ कि ये गलत कदम उठाया गया? ऑल राउंड एजुकेशन होनी चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है वो ठीक है, एग्जाम्स को लाने की क्या जरूरत? Yeah, I think it's a very extremely regressive measure. And जैसे आपने शुरू में कहा कि जब राइट टू एजुकेशन 2009 में आई थी, तो उसका एम ही ये था कि बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन अ फियर फ्री एनवायरनमेंट। और उसमें 3 प्रोविजन थे जो एग्जामिनेशन या असेसमेंट को लेके थे। पहला ये था कि कोई बोर्ड एग्जाम 8वीं तक नहीं होगा। दूसरा, बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिवली और कंटिन्यूसली असेस किया जाएगा ताकि असेसमेंट ऐसा हो तो उनको सपोर्ट, उनकी लर्निंग में सपोर्ट करे। और तीसरा ये है कि बच्चों को अगर फेल होने पर भी बच्चों को उस कक्षा में डिटेन नहीं किया जाएगा। सो द आइडिया वाज टू गिव ऑल चिल्ड्रन, स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लर्न विदाउट फियर। So the idea of this policy is not to promote learning. The idea of this policy or provision is to prevent children from dropping out of school. Children who give exams and they fail in exams and then वो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े या सेल्फ एस्टीम को जो धक्का पहुँचता है और जिसकी वजह से वो स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं, that was the aim objective of this policy. लेकिन अगर and it doesn't mean that you're not examining students, you're assessing students in such a way so लेकिन अगर वो 5 मार्क या 10 मार्क या 15 मार्क ले पा रहे हैं एग्जाम में या एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा कि वो कितना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, क्या समझ पा रहे हैं, और सडनली जब वो आगे बढ़ के 9th क्लास या 10th क्लास में जाएंगे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। जो ये आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग है। नॉन डिटेंशन पॉलिसी अलोंग विद कंटीन्यूअस, एक मिनट दीपिका मैं आपके पास आती हूं, एक मिनट, इज मेंट टू असेस स्टूडेंट्स, इज मेंट टू असेस स्टूडेंट्स टू सपोर्ट देयर लर्निंग। इट डज नॉट से दैट बच्चों को असेस नहीं किया जाएगा। बच्चों को असेस किया जाएगा ताकि आपको ये पता चले कि बच्चे कौन से लेवल पे हैं और किस तरीके से उनको सपोर्ट, कहाँ उनको सपोर्ट किया जा सकता है। इट डज नॉट मीन नो एग्जामिनेशन एट ऑल, बट टू हैव एंड पहले जो हमारा ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन था वो क्या करता था, वो सिर्फ मेमोरी को ही टेस्ट करता है। They basically test the memory of students, the ability of students to memorize the content given in prescribed textbooks. So if that's what you mean by learning and that's what you mean by assessment, then obviously there's a problem there. The idea of this policy was to have a continuous and comprehensive evaluation to continuously monitor and support a student in his or her learning. And so that is the idea. The idea is कि ये नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, बच्चा सीख नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि सीखने के कई कारक हैं। लर्निंग होने के लिए आपके पास एक कंटेक्चुअलाइज करिकुलम होना चाहिए, लर्निंग रिसोर्सेज एनरिचिंग होनी चाहिए, क्लास में पढ़ाना सिखाना होना चाहिए, पीपल टीचर रेशियो रीजनेबल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनेबल होना चाहिए। वो सब चीज़ें आपकी एक जगह पे है नहीं, एंड यू जस्ट हेल बेंट ऑन पेनलाइजिंग स्टूडेंट्स फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। दिस इज एक्सट्रीमली रिग्रेसिव एंड इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट that the government has taken this decision. Well, दो लोग जो यहाँ पे एजुकेशन की तरफ के साइड से हैं, जो एक प्रिंसिपल हैं और प्रोफेसर है, वो दोनों कह रहे हैं कि ये रिग्रेसिव स्टेप है। जो पेरेंट की तरीके से हमारे शो पे जुड़ रही है, उनसे भी पूछते हैं। अविशा, आपका क्या कहना है? बहुत लोग कहते हैं कि इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क पड़ रहा है, लोग बच्चे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। 9वीं क्लास में आते तो पता चलता है कुछ ना सीखा ना समझा उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से
बच्चों के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एक पढ़ने का ना सिर्फ बच्चों के ऊपर, इवन टीचर्स के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक बच्चा कैसे भी पास हो सकता है. आई एम वर्किंग इन द स्कूल्स, स्पेशली इन द BMC schools, so I know the standard of teaching which has gone down, क्योंकि वहां पे यही लगता है कि 8th तक तो बच्चा कैसे भी करो आगे निकल जाता है. तो बच्चों पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा 8वीं तक फेल नहीं होने वाला है, तो पढ़ाई जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत कम हो चुका है. तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि बच्चों का इवैल्यूएशन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि जिस तरीके की परीक्षा प्रणाली हमारे यहाँ पे है उसमें थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए. ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन आंसर्स है बुक्स में लिखा हुआ है उसको आप रट्टा मार के आओ और पेपर में लिखो और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर आपको इवैल्यूएशन हो. बच्चों को जो समझ आई है कि नहीं, ये इवैल्यूएशन का या एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, ना कि सिर्फ आके पेपर लिख के मार्क्स देखो, बल्कि एक बच्चे को कितनी समझ आई है, वो कितना हद तक लिख पढ़ पाता है, ये जानना बहुत जरूरी है. नहीं तो डायरेक्ट अगर 10th स्टैंडर्ड में जाके बच्चा अगर एग्जाम देने की कोशिश करता है तो उसको ये आदत ही नहीं रहती है कि 3 घंटा बैठ के एक एग्जामिनेशन का पेपर किस तरीके से लिखो. तो ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आज बच्चे जो 2 और 4 साल के बच्चे जानते हैं कि किस तरीके से iPad को चलाना है, तो इन सब बच्चों को ये सब बातें स्ट्रेस नहीं होती है. तो थोड़ी सी पढ़ाई करके अगर इवैल्यूएशन के लिए उनको बुलाया जाता है तो स्ट्रेस किस बात का, वो तो इतने स्मार्ट हो गए हैं, तो थोड़ी पढ़ाई करके इवैल्यूएशन के लिए जाना कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो इवैल्यूएशन सिस्टम पे सवाल उठाए जा रहे हैं और अगर आप ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, इवैल्यूएशन सिस्टम को बेहतर कराना चाहिए, तो दीपिका वो कैसे करें कि ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें स्टिल अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, बच्चे उसको एसिमिलेट करें, उसको समझें, ताकि जब वो 9th में 10th में या आगे लाइफ में कहीं बढ़कर जाएं तो वो फेल ना होना शुरू कर दें. 9th क्लास का पास परसेंटेज फेल 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेलिंग नाउ इन द 9th स्टैंडर्ड, दे आर स्ट्रगलिंग इन 10th स्टैंडर्ड व्हेन सडनली द प्रेशर इंक्रीजेस. So what happens is, what is required is that we need to train the trainers. We need to have proper education in the schools. We need to ensure that the children learn. We do not need to assess them on whatever is limited. See what happens in most of the schools, if the students are not doing well and all of them cannot be academically inclined, selective study is done so that they get through. I don't think that's a proper way to do it. You know, so many things are compromised when you just base your entire education system on assessments and evaluations. Yes, it has to be comprehensive, it has to be continuous, it has to be on varied parameters. So I don't think the right way is just assessing them. The right way is actually to assess them in a different, varied manner to ensure the learning takes place properly. The syllabus is not overburdening the students. So you have to take a whole lot of things in consideration. And of course, getting resources and training the resources is very important. So that has to be done. So when you compromise on resources, when you compromise on various systems that you require for learning and teaching, that is when the children do not understand the basic concepts. The basic concepts is what is lacking, and the school becoming an industry where they are just making money. If that needs to go away, you know, because if you, a lot of schools just come up for the sake of making profits. They do not hire good resources or they do not train their resources. That is when the children, what Honorable Minister HRD was saying is that they do not learn till the age of 12. Yeah. You know? मैं इसको थोड़ा घुमा के पूछती हूँ आपसे.
ठीक है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो बदलाव लाया गया है वो सिर्फ 5th क्लास में एक बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा और फिर 8th क्लास में देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि हर साल एग्जाम देना है, साल में 4 बार एग्जाम देना है। हमारे समय में तो एक हाफ ईयरली, एक फुल, उसके बीच में यूनिट टेस्ट, पूरे समय ही एग्जाम्स चलते थे। 2 बार उन 8-10 सालों में आपको एग्जाम्स देने होंगे ताकि कुछ वहां पे कुछ बैरियर्स और कुछ प्रेशर रहे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। इवन टीचर्स को सवाल पूछने के लिए आप रिजल्ट दिखा के पूछ सकते हैं कि आपने क्या सिखाया, क्या समझाया। दीपिका? No, you just use the word pressure. That is exactly what education should not be. Okay? Yeah, so the education does not mean pressure. The education means an enlightening experience when you learn and you enjoy while you learn. And I don't think when we have enlightened people around, we have trainers who can do good job. Children don't learn. Of course they learn. And I think assessments are going on in the schools. And the children are doing well in 9th, they are doing well in 10th. So you can't say that if there is no board exam in class 8, then the children will not do well. And I think the dropout rate would even be higher, for example, in rural areas where children do not do well in class 5. Possibly they'll drop out in class 5, they won't even come up to class 10th. You know? Okay. So drop out, there needs to be a proper thought process and proper thought put into it. ओके, ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये पॉलिसी लाई गई थी, नो फेल पॉलिसी, क्योंकि पूरा उद्देश्य ही इस स्कीम का ये है कि सबको शिक्षा मिले। तो अगर बच्चे क्लास रिपीट करनी पड़ेगी या बहुत पढ़ाई का प्रेशर है, उस चक्कर में छोड़ दें और पढ़ाई आगे ना करें, वो एक उस समय की सोच थी। लेकिन दिशा, जो सवाल मैंने पूछा कि ये फिर भी सिर्फ 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में एग्जाम देने की बात या रिपीट करने या फेल होने की बात कर रहे हैं, ये साल दर साल का कहानी तो नहीं है। तो क्या खराबी है ये सिस्टम को टेस्ट आउट करने में? Can I come in here? Yes. Is that question for me? Yes, दिशा, वो सवाल आप ही से। Can I come in? Yeah. So पहली बात, जब हम नॉन डिटेंशन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, अगर हम आइसोलेशन में डिस्कस करते हैं, we become emotional about it. There are 2 things linked. दिशा नवानी, please go ahead. हेलो, या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग से अगर हम नॉन डिटेंशन पॉलिसी को देखते हैं, इसको हमको लिंक करना पड़ेगा कि हम लर्निंग से क्या समझ रहे हैं। अगर हम लर्निंग से कंटेंट जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको रट के आप नंबर अच्छे ले आएँ, इफ दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, देन ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट काइंड ऑफ लर्निंग। सेकेंडली, हमारी जो सोच है वो इतनी डर के वातावरण, मानसिकता में इतनी जुड़ी हुई है कि डरा के ही धमका के बच्चे पढ़ेंगे, डरा के धमका के टीचर्स पढ़ाएंगी, एंड दैट्स अ वेरी नेगेटिव एंड अ वेरी डैमेजिंग एंड नॉट ट्रू काइंड ऑफ एटीट्यूड। दैट अगर बच्चे डरेंगे, उल्टा डरेंगे तो सीखेंगे। टीचर्स को डर होगा कि नौकरी से निकाला जाएगा या अकाउंटेबल नहीं, तो तभी सीखेंगे। दैट्स अ एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक assumption. I think we need to make learning much more meaningful. Teachers need to play an important role in that kind of learning, and like ma'am just said, qualified teachers, competent teachers. The curriculum needs to be much more contextualized so that we make linkages with what they're doing. And assessment, yes, is an important part, but the assessment is not out there to test what we don't know. The assessment should focus on what we know, what we understand, how we can bring in our experiences to what we're learning. So हमारी एंटायर सोच, और कई सालों से ये एग्जाम्स को लेके बहुत सारी कमिटीज, बहुत सारी पॉलिसीज ने यही कहा है दैट इट्स अ वेरी रिग्रेसिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम दैट वी हैव। एक बोर्ड एग्जाम पे आपकी पूरा फ्यूचर निर्धारित होता है, 3 घंटों में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे और योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट। And so now with the RTE, one was trying to have a more meaningful system of assessment. It does not say that there's no assessment. It says that you need to have a much more meaningful, much more constructive way of assessing students so that we are along with children in their growth to knowledge. तो पर वो सिस्टम भी हम ढूंढ नहीं पाए, वो सिस्टम भी हम ढूंढ नहीं पाए दिशा नवानी। ऐसा सिस्टम तो अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है। और आप अर्बन सिटीज में अच्छे स्कूलों की बात छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि जो रूरल स्कूल्स है वहाँ पे तो आधे टाइम हमें ये मुसीबत होती है कि टीचर्स है कि नहीं, क्या पढ़ा रहे, कि ढंग से पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं। तो इज इट इवन पॉसिबल जो आप कह रहे हैं वो उस सिस्टम में, पर टीचर्स नहीं है या ठीक से पढ़ा नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत
नहीं नहीं, ये आरटी कह ही नहीं रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि सिस्टम में बहुत दिक्कतें हैं, टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं या क्वालिफाइड नहीं है, प्यूपल टीचर रेशियो बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, करिकुलम इज ऑल ओवर द प्लेस, लर्निंग रिसोर्सेज बहुत ही सीमित हैं, तो आप बच्चों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं उनको फेल होने के लिए? एंड आरटी डजंट से, इट टॉक्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट टॉक्स अबाउट टीचर्स, इट टॉक्स अबाउट करिकुलम, it talks about pedagogy, and these things need to be in place for a child to learn meaningfully. If those things are not in place and you're just hell-bent on just having an exam which tests them on their memory and fail them and detain them in the class, then we're not going to achieve much. Okay. So that, and this policy, like you rightly said, this policy is meant for students who are from underprivileged backgrounds, yes, who are in difficult situations, who don't get that kind of support either at home and school. These children need to be supported. We cannot attack their self-esteem. They cannot be blamed for things that they are not responsible for. No, I understand. And मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि उनको जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो शहरों में बड़े बच्चों के पास है या अमीर बच्चों के पास है कि वो ट्यूशन्स ले सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए लोग हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना कुछ सीखे आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम फिर कहीं ना कहीं जाके उनको आगे जिंदगी में आएगी। तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। आप सही कह रही हैं वहाँ पे दिशा, कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, पर वो क्या कोई उस बारे में सोच रहा है, या सिर्फ हम एग्जाम दे या ना दे, एग्जाम दे ना दे, हर थोड़े साल में ये सिस्टम चेंज करते रह जाएंगे। अविशा कुछ कहना चाह रही थी, अविशा कुलकर्णी। नहीं, यस अविशा बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में। Yes. Sorry, I had lost the connection, but I would like to say that actually the ground reality, if you see, तो प्राइवेट निजी स्कूलों में एग्जाम कभी बंद ही नहीं हुए थे। अगर जिन आपको मालूम होगा कि आपके बच्चे जिस स्कूल प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वहां पे तो हर वीक एग्जाम होता है, और हर वीक माँ बाप भी उसी में रहते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरे बच्चे का टेस्ट है। तो फॉर द प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम पद्धति जो है वो कभी बंद हुई ही नहीं है। अगर ये नो डिटेंशन पॉलिसी है वो सिर्फ अगर बंद हुई है तो वो जो गवर्नमेंट के बीएमसी के और सरकारी स्कूल है उसमें हुई है। तो इसमें नुकसान जो हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनका ही हुआ है, क्योंकि वहां पे टीचर्स की कमियां है, और नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से बच्चे ना भी आए तो भी उनको लगता है कि भाई हम तो आगे चले ही जाएंगे, तो वो स्कूल में आना ही बंद कर देते हैं, और बस एग्जाम में उनको हर साल नंबर्स दिखाने हैं तो उस हिसाब से बताया जाता है कि बच्चा आगे पढ़ के चला है। फिर बाद में जो डायरेक्टली जाके 10th में उसको एग्जाम देने के लिए अपियर होना पड़ता है। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि निजी स्कूलों में एग्जाम सिस्टम कभी बंद हुआ ही नहीं है, वो तो चल ही रहा है, उसको सिर्फ टेस्ट बताते हैं। और जो सरकारी स्कूल है उसमें बिल्कुल इसकी वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पे टीचर्स नहीं है, लेकिन एग्जाम सिस्टम नहीं है, और फिर उनके ऊपर अंडर प्रिविलेज बच्चों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उनके पेरेंट्स भी, उनके पास इतना ना तो टाइम है ना ही इतनी एजुकेशन है कि वो अपने बच्चों के शिक्षा के बारे में इतने कंसर्न हो पाए। लेकिन आप जो कह रही हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे कभी ये ठीक से लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इस तरीके से उस तरीके से टेस्ट लेते ही हैं, टेस्ट में अगर कोई फेल भी हो जाए, अच्छा ना भी परफॉर्म करे, तो भी वो आगे तो जाएगा ही ना। अविशा जी, उसमें तो वो लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। आप आगे तो बढ़ेंगे ही, 8वीं क्लास तक तो जाएंगे ही, चाहे आप कैसे भी परफॉर्म करें। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास, मैं आरटी और राइट टू एजुकेशन पे एक एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मेरे पास इतने कई सारे केसेस आते हैं कि जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि राइट टू एजुकेशन के अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी है, फिर भी स्कूल हमारे बच्चे को बोलता है कि ये कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो इसको इस साल रिपीट करने दीजिए। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आती है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। जो हम सोचते हैं कि अभी तक नो डिटेंशन पॉलिसी चल रही है,
वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में चल रही है, निजी स्कूलों में उसका कोई भी असर नहीं हुआ है। ओके, कुछ अपने दर्शकों से भी बात करेंगे। मिस्टर पी कुमार इज कॉलिंग अस फ्रॉम त्रिची ऑन द फोन लाइन। मिस्टर कुमार, गो अहेड प्लीज। Yeah, Selvi, we need a check and balancing system in the school. 5th and 8th is very much required because at 10th class we cannot find what the student is weak in physics, maths or chemistry, and he or she is having very less time at the 8th after 8th because he or she has to file so many examinations. And thanks to midday meal and the free the school bag and cycle, we have seen a very good attendance in the primary level. So that fear of the dropout will not be. I beg to differ with all two learned persons over there that for this failed system there will be a dropout. No, on the contrary, our enrollment in the primary level has gone very good. But my only request to the member of parliament or select committee, they should stop experimenting all this in 5 years and 10 years. One minister, Kapil Sibal, comes, he puts something. So we cannot experiment with our students' future. And what is required today is we have to make the education should be job oriented. By 8th standard, the student should know what should be my, career. If you see international baccalaureate student of Mercedes-Benz and all schools, at 10th class and 8th class, the student is very clear, I wanted to be a commercial pilot and other things. So these kind of, qualitative changes in the curriculum should be required. Instead of, so we need this check and balancing at 5th and 8th so that at least we can have 1 or 2 subject they fail, we can carry forward it to that. They can be given an opportunity like the professional colleges or polytechnic and engineering because a student cannot be failed in all subjects, right? So it is very much required that we should have a check and balancing at the 5th standard and 8th standard. और आपको पता होगा कि अपन एग्जाम से पहले जो पढ़ते थे वो पूरा याद रहता है जिंदगी भर। जी। एक डर हमारे पास होना चाहिए। यदि डर नहीं है उसको लगेगा तो सुबह शाम को 6 बजे से 9 बजे तक वो पोगो और टेलीविजन देखेगा तो हम किस तरह का वो देख रहे हैं। तो आप देखिए आज ये सोशल मीडिया और उसके जरिए बच्चों को 3 घंटे शाम को होमवर्क ना कि सिर्फ ध्यान याद रहे ना रहे आपको बाद में क्योंकि आपने लास्ट में पढ़ा क्योंकि लेकिन एटलीस्ट आपने ध्यान तो दिया हो। जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो अब आप पहली बार नहीं तो दूसरी बार और तीसरी बार फाइनल एग्जाम तक आते हुए आप उस जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान देंगे तो शायद कुछ ना कुछ वो फिर दिमाग में रह जाता है जो बड़े होके फिर हमको यूज़ में आता है और इम्पैक्ट करता है इन जनरल हम कैसे लाइफ को जी रहे हैं कैसे हमारा क्या एटीट्यूड रहता है। आदित्य वर्मा फोन लाइन पे है, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। आदित्य, आपका क्या कहना है, क्या ये सही डिसीजन रहा कि नो फेल पॉलिसी को हटा दिया है? Hi, Tarun. Can you hear me? Yes, I can. Yeah, so I'm a fresh engineering graduate and I just underwent the whole process of applying for jobs and, getting a job. But the main thing about this decision which I like is that the people will come to know about failure because it's fair enough. If you don't experience failure till 8th grade, then you don't know what failure is in life later on. When you're in an engineering college or a medical college, and when you're going through the 4 years of college, and then when you apply for jobs, you don't get the job in the first try. There are many tries. You experience failures. And the system which we have in our country, kids are not prepared to deal with failures. And that's why a lot of kids slip into depression or commit suicide. So I think experiencing failures at an early stage is a good thing because we'll learn how to deal with failures. So I really welcome this decision. All right, Aditya, thank you for calling and all the best for your future work endeavors now that you're done with your engineering there. That's the other part. और दिशा की आपको थोड़ा सा लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, फेलियर से डील करना भी आना चाहिए चाहे वो थोड़ा सा ही सेटबैक हो। ऑफ कोर्स, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे अगर आपको क्लास रिपीट भी करनी लगे तो वो इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर या इतना बड़ा सोशल प्रेशर ना बने, ऐसा हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये उन बच्चों के लिए बात की जा रही है जिनके ना घर में ना स्कूल में उतना सपोर्ट है कि वो अच्छे से पढ़ सकें, फॉर वट एवर रीजन। आई एम नॉट ब्लेमिंग आइदर ऑफ देम. So, and secondly, so it's for a special kind of a child who struggles every day in his life or her life to come to school, to stay on in school and to try and tries to grapple with concepts that are being taught there. So first is this. Second is, in this entire debate, we are tending towards a celebration of fear and failure. कि failure होना चाहिए, failure होगा, आप failure भी इंसान को face करना पड़ेगा, लेकिन I don't want to fail just because somebody else is responsible for my failure.
And that's exactly what we're doing here. We've agreed, we've accepted that the conditions in some schools are not good. There's some of them are really pathetic. We've agreed that teachers may not be competent or may not teach. We've agreed that learning resources are a problem. We've agreed that there are huge numbers of students in the classroom. So if there's we've agreed that the infrastructure is not in place. If so many things are not in place which promote learning, why the hell are we hell-bent on punishing the child who's not responsible for any of this? And why do you want to celebrate fear? ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा. Why do you want to celebrate fear in a life? We should celebrate learning. And we should try and understand what learning really means. We are constantly comparing our learning with other countries कि वहाँ बहुत lateral thinking होती है, बच्चों की सोच समझ इस सब पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है. बच्चों के experiences को हम लोग को value करने को तैयार ही नहीं है. हम लोग बच्चा अगर कुछ बोलता है क्लास में जो लगता है सिलेबस से बाहर है तो उसको डांट के बाहर भगा देते हैं कि आप चुप शांति से बैठे रहो. So we are not willing to acknowledge that children also have experiences. They have views they have their own views, and they have several important perspectives to add to what's happening in the school. We are continuing to mistake learning with memorizing the content, which is often inert in textbooks, and memorizing that and reproducing in a answer script. Okay. दूसरा सवाल ध्यान देते होंगे रटने पे, लेकिन अक्सर हम जो रटते हैं भूल जाते हैं. एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर निकलते हैं भूल जाते हैं हमने क्या रटा और क्या लिखा. या जो रटा है उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो कभी हमने समझा भी नहीं होता है. ये बहुत होता है, स्पेशली साइंस और मैथ्स में जो हम लैब्स में भी कर रहे हैं. कोशिश की गई कभी हाँ, तो वो तो एजुकेशन सिस्टम जो जैसा बनाया गया है उसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शहरों में भी और गाँव में भी. और ये मैं आपके साथ एग्री करती हूँ. लेकिन मेरा ये दूसरा सवाल है कि ये जो अमेंडमेंट किया भी है सरकार ने, अब जो दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, दिस गिव्स द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. राज्य सरकारों को ये अब छूट होगी कि वो डिसाइड करे कि पॉलिसी क्या रहेगी, कि स्कूल फेल करे या पास करे. ये उन पे निर्भर करता है. हर बार हम क्यों ये डिफ्रेंसिएशन ले आते हैं? क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? कोई आज अगर तेलंगाना से गुजरात चला जाए और दो जगह अलग पॉलिसीज हो तो उस पर क्या बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा? दीपिका शर्मा, क्यों हम हर चीज़ में, एक तो वैसे ही स्टेट बोर्ड्स का बड़ा प्रॉब्लम है, आप इधर से उधर जाएं तो बोर्ड्स के डिफरेंस में स्ट्रगल करते हैं, ऊपर से अगर ये सिस्टम भी चेंज हो जाए कि एग्जाम देना है कि नहीं, फेल हो सकते हैं कि नहीं, तो ये क्या सही आइडिया रहा? No, I don't really agree. You are absolutely right when you say that there should be a comprehensive policy and it should not change from one government to the other. Okay? And every state should follow one comprehensive. There should be panned out education, same system through the entire country. In fact, you know, I don't agree like the speakers before me. I think both the gentlemen who said we need to cater to the failures or we need to do the other things. I'm not saying there would not be failures. I'm just saying that I do not want the children to face the stress and pressure all the time. And yes, the policy needs to be same. It has to be a continuous and comprehensive, complete, which should test you and assess you not just on what you have learned from one part of the book. It should test you on various other things, and there should be more options available to the students. Why should the children, you know, I know children of class 9th and 10th who are so scared of maths. Why is that? They have to do maths, say, after the elementary education. So there should be something which is, again, you know, when the maths paper leaked, my children were very, very tensed. So I think there should be, yes, a comprehensive policy, yes, there should be a better and more thought out policy which does not change. The CCE was not implemented properly. Yes. Again, we see a change after every 9 months or 9 years, sorry, or 5 years, which is incorrect. Okay. And I don't think the state समय मेरे पास बहुत कम है. One central policy if we want it. बिल्कुल. एजुकेशन के लिए तो एक सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए, एक सेंट्रल स्टैंडर्ड होना चाहिए जो सब जगह फॉलो किया जाए, ताकि अगर हम इधर से उधर शिफ्ट होएं, चाहे स्कूल के समय में हो या कॉलेज के समय में हो या एग्जाम्स, कंपेटिटिव एग्जाम्स देने के समय में बच्चों को उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ये डिसीजन अब ले चुकी है सरकार. उन्होंने अमेंडमेंट ले आए हैं, वो अमेंडमेंट पास हो गया है हमारी पार्लियामेंट में. तो अब ये
यही है एग्जिस्टिंग रूल। क्लास 5वीं और क्लास 8वीं में बच्चों को अब एग्जाम देना पड़ेगा। अगर उस एग्जाम में वो फेल होते हैं तो एक री एग्जाम ले सकते हैं, पर अगर वो री एग्जाम भी पास नहीं कर पाए तो उन्हें क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये आपकी राज्य सरकार, आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करके लागू करते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से एक बेटर एजुकेशन सिस्टम पे सरकार को फोकस करना चाहिए। कैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या वो उस चीज को समझ रहे हैं, क्या वो उनके किसी यूज में है, आगे में फ्यूचर में जिंदगी को टैकल करने के लिए हम उनको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। ना कि एग्जाम हो या ना हो ये बदल कर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएं। उम्मीद यही है कि ये सरकार और 2019 में जो भी सरकार आए वो इस चीज पे फोकस करे। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत बड़े ओवरहॉल की जरूरत है, जिसको हम काफी सालों से इग्नोर करते आए। उम्मीद ये है कि उस पे आगे फोकस किया जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।